हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 7 ऑफ घटना चक्र। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइम 100, सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023। यहाँ पर टाइम मैगजीन है। यहाँ पर जो 100 इम्पोर्टेंट व्यक्तिज हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं वर्ल्ड लेवल पर, उनके बारे में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट का ये 20वां संस्करण है और ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जो टाइम मैगजीन में 6 श्रेणी कौन कौन सी हैं, 6 कैटेगरीज। एक आर्टिस्ट इसमें शामिल होते हैं, इनोवेटर्स जो नए नए इनोवेशंस करते हैं, एंड टाइटन्स असाधारण व्यक्ति वो होते हैं जो हमसे थोड़ा हटके काम करते हैं, लीडर्स, आइकॉन्स एंड पायनियर्स मीन्स मार्गदर्शक। ये 6 कैटेगरीज में क्या है, टाइम मैगजीन में व्यक्तियों को चुना जाता है। 20वां संस्करण है। अब भारत से कौन कौन चुना गया, देखिए सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट में कौन कौन आया है, जैसे ये अभिनेत्री है मैक्सिकन अमेरिकन सलमा हायेक, ये नाम याद नहीं रखने, इतना नहीं पूछेंगे। प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक में एम्बाप्पे सॉरी, जो कि फ्रेंच फुटबॉलर हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप चला था उसमें एम्बापे की हैट्रिक देखने को मिली थी। असाधारण व्यक्तियों में जैसे एलन मस्क, मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं वो देखने को मिले। लेकिन यहाँ हम भारत के बारे में देखेंगे कि भारत के कौन कौन लोग हैं। तो आइकन्स में भारत के अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया है और इस लिस्ट में जो आइकन्स की लिस्ट है टोटल 15 लोगों में से शाहरुख खान को भी चुन लिया गया। और मार्गदर्शक में जो बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर हैं या इनकी कितनी मूवी फेमस हैं, एस राजामौली की मगधीरा हो या आपकी बाहुबली हो या अभी हाल ही में RRR आई थी, तो उसके सॉन्ग के लिए यहाँ पर क्या है ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो इनको क्या है पायनियर्स की कैटेगरी में रखा है। तो ये 2 नाम याद रखने हैं, शाहरुख खान और एस राजामौली। तो टाइम मैगजीन में इनको चुना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक फिनलैंड। ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। अब नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर में क्या है, एक तरफ यूएसए और उसके अलाइड थे और एक तरफ यूएसएसआर और उसके अलाइड कंट्रीज थे, मीन्स जो उसके मित्र दोस्त थे, और एक तरफ यूएसए। तो इन्होंने अपने अपने क्या है संगठन बनाए। जो यूएसए वाले थे ये क्या है, इन्होंने नाटो बनाया, और जो यूएसएसआर वाले थे इन्होंने वार्सा पैक्ट के नाम से बनाया, वार्सा पैक्ट। तो एक तरह से इनको क्या है वेस्ट फ्रंट वाले बोलते थे या वेस्टर्न ब्लॉक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इनको क्या है ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। तो जो यूएसए और इनकी तरफ जुड़ते थे वो क्या है नाटो कंट्रीज कहलाए। अभी भी नाटो क्या है अस्तित्व में है। 31वां देश कौन है, फिनलैंड बना है इसमें शामिल होने वाला, और यूएसएसआर का क्या है वार्सा पैक्ट था। तो नाटो का पूरा नाम याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। इसमें क्या है यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं, और 31वां देश हाल ही में जो जुड़ा है वो फिनलैंड है। इसका गठन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। क्योंकि जो ये कोल्ड वॉर था ये कब से चल रहा था, 1947 से लेकर ये चला 1999 तक। अब कोल्ड वॉर होता क्या है, कोल्ड वॉर जिसमें कोई हानि लाभ, मतलब जिसमें मारपीट ना हो या कोई बमबारी ना हो या किसी की हत्या ना हो, सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ना, ये क्या था कोल्ड वॉर था। 1947 से 1991 तक चला, जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया उसके बाद से ये कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो 4 अप्रैल 1949 को क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए और नाटो की आधारशिला रखी गई। इसको क्या आप वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें नाटो शामिल होने वाला 31वां देश है। इससे पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया अब शामिल हुआ था, वो क्या था नाटो का 30वां देश था। हेडक्वार्टर की बात की जाए कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर आपको वॉशिंगटन डीसी भी दे दिया जाएगा क्योंकि इसका फेमस नाम वॉशिंगटन ट्रीटी भी है। तो लेकिन यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। तो इतना यहाँ पर याद रखना है। और 4 कंट्री अभी हाल ही में इसमें और जुड़ेंगे ऐसा अनुमान है।
कौन कौन से? बोस्निया एंड हर्जिगोवाना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। जब ये जुड़ेंगे और तो जो न्यूज़ आएगी हम लेकर एक वीडियो आ जाएंगे। तो इसमें अगर कोई देश शामिल होता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। ये इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ कितना याद रखना है, हाल ही में कौन सा देश जुड़ा है और नाटो कब बना था, कौन सी ट्रीटी थी, ये सब चीज़ें बस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। यहाँ पर क्या है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। इसको जारी कौन करता है? UNSDSN इसको क्या है? जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इसमें डेटा जो इकट्ठा करता है वो गैलप वर्ल्ड पोल क्या है? डेटा को कलेक्ट करता है और उसकी हेल्प से ही ये रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये इसका 11वां संस्करण है। ये 2012 से ये रिपोर्ट निकाली जा रही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये इसका क्या है? 11वां संस्करण है। ये भी 6 कारकों पर दिया जाता है। वो कौन कौन से कारक हैं? GDP पर कैपिटा एंड सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, उदारता कितनी है, और परसेप्शंस ऑफ करप्शन। ये 6 आपको याद रखने हैं। यहाँ UPPCS में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ भी अगर यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के डायमेंशंस पूछ लिए कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। टोटल कितने देश हैं? 137 देशों की लिस्ट मतलब निकाली गई है और इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है और भारत का क्या रैंक है ये बस याद रखना है। 6वीं बार फिनलैंड क्या है? टॉप पर रहा है, सबसे प्रसन्न देशों की सूची में नंबर 1 रहा है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क और थर्ड वन आइसलैंड। और सबसे कम प्रसन्न देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, यहाँ पर आए दिन आपको तबाही देखने को मिल जाती है, लेबनान और सीरिया लियोन। भारत को यहाँ पर कोई अच्छी रैंक नहीं मिली है, 126वीं रैंक है, ज़्यादा दूर नहीं है इन देशों से, अफगानिस्तान से सिर्फ 11 पॉइंट ही ऊपर है। तो भारत की रैंक भी याद रखनी है। भारत का 2022 में रैंक कितनी थी? 136 थी। ये भी याद रखना है, इंक्रीज हुई है, 10 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, 10 रैंक बढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख एवं मयूरभंज। टाइम पत्रिका के 50 जो महानतम स्थान है उनमें शामिल किए गए हैं। लद्दाख एक यूटी है, नई यूटी बनी है भारत में। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 नई यूटीज हैं जो कि किससे टूटकर बनी है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बनी है। तो मयूरभंज ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। मयूरभंज फेमस किस चीज़ के लिए है? ये सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए, और यहाँ का छऊ डांस भी फेमस है मयूरभंज का, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और लद्दाख किसके लिए फेमस है? ये बौद्ध संस्कृति के लिए, और यहाँ पर भू परिदृश्य जो अल्पाइन फॉरेस्ट है वो भी देखने को मिल जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख में पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पर बनाया गया था चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्सों में हेनले गांव में। यहाँ पर आपको हेनले गांव याद रखना है, हेनले। और ये डार्क स्काई अभ्यारण्य रिजर्व क्या होता है? देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइटिंग होती है कि यहाँ पर जो अच्छा आसपास इसके लाइटिंग इस तरह से होती है कि जो ये हमारा स्पेस है इसकी तरह ही यहाँ पर दिखाया जाए। तो ये कहाँ पर बना है? लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास हेनले गांव में। हेनले गांव याद रखना है लद्दाख में। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ये क्या है? इसका 10वां संस्करण है। 163 देशों की सूची यहाँ पर दी गई है। और इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? यहाँ पर आतंकवाद से कितने प्रभावित देश हैं उनकी लिस्ट दी गई है। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है अफगानिस्तान, फिर बुर्किना फासो, देन सोमालिया। भारत की रैंक यहाँ पर 13 है, ये भी याद रखना है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। इस रिपोर्ट को सिप्री निकालती है, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये निकाला जाता है।
और ये किस लिए निकाला जाता है, यहाँ पर जो हथियार हैं, उन जो शस्त्र हैं उनके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन से हैं, इंपोर्टर कंट्रीज कौन से हैं, इनके बारे में इस लिस्ट में बताया गया है। पहले एक्सपोर्टर देख लेते हैं, फिर इंपोर्टर देख लेते हैं। एक्सपोर्ट जो अपने देश से क्या है हथियार दूसरे देशों को देते हैं, तो नंबर 1 यूएसए उस कैटेगरी में, देन रशिया है, फ्रांस है, चीन है और जर्मनी है। ये एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। फिर देन इसके बाद इंपोर्टर कंट्रीज याद रख लीजिए। इंपोर्टर कंट्रीज वो होते हैं जो अपने देश में हथियारों की सप्लाई को लाते हैं। इसमें नंबर 1 भारत है। भारत इंपोर्ट करता है हथियार दूसरे देशों से। सऊदी अरब सेकंड नंबर पर है, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। भारत क्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्या, जो हथियार होते हैं उनको। ये पॉइंट याद रखने लायक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो रूस क्या है, भारत को सबसे ज़्यादा हथियार प्रदान करता है। रूस के बाद फिर भारत किससे ज़्यादा हथियार लेता है, फ्रांस से, और थर्ड नंबर पर अमेरिका से। ये तीनों देश भी याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। तो ये ऑस्कर अवार्ड को क्या है, अकेडमी अवार्ड बोला जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया, 16 मई 1929 को। और इसको देता कौन है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एमपास, जो कि कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके प्रेजेंट में भी हेड कौन है, जेनेट यंग है इसके हेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको क्लिप दी जा रही है, ये आप पूरा देखना और इसके बाद से हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। RRR मूवी के लिए जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको क्या है अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। किसके लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। और ये कौन सी मूवी का है, RRR। इसके डायरेक्टर कौन है, एस राजामौली। म्यूजिक किसने दिया है, MM केसरवानी ने। और अरेंजमेंट किसने किया है, काला भैरव ने। लिरिक्स किसके हैं, चंद्र बोस के। और सिंगर कौन है, राहुल सिपलीगंज और काला भैरव। और कोरियोग्राफर कौन है, प्रेम रक्षित। तो ये नाम याद रखने, कोरियोग्राफर का नाम याद रखना, प्रेम रक्षित। मूवी कौन सी है, RRR। कौन सा सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग। और इसके निर्देशक कौन है, SS राजामौली। स्टोरी किसने लिखी थी RRR की, V विजेंद्र कुमार ने। यह जो मूवी है 2 देशभक्तों की कहानी है जो अपने अपने अंदाज में लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें एक्टर कौन है, रामचरण है। और उसके साथ साथ कौन है, जूनियर NTR। इसके साथ साथ और भी अभिनेता अभिनेत्री हैं। दूसरा अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। ये क्या है, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट है, छोटी फिल्म है, उसके लिए इसको यह अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। द एलिफेंट विस्पर्स की बात की जाए, इसके निर्माता कौन है, गुनीत मोंगा। और डायरेक्टर कौन है, कार्तिकी गोनसाल्वेस। यह भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। द एलिफेंट विस्पर्स यह एक तमिलनाडु के बुजुर्ग दंपति बमन और बेली की कहानी है। यह क्या है कि जो मधुमलाई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, उसमें क्या है, जो हाथी हैं, अनाथ हाथी हैं, उनकी सेवा करते हैं। और एक हाथी का बच्चा क्या है, घायल हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी यह कपल निभाता है। तो उसी को लेकर ये क्या है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो इसको भी यह अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में। तो टोटल कितने अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड, एक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए। जो ऑल दैट ब्रेथ्स, ये इसको क्या है, नाकामयाबी मिली है, मीन्स ये क्या है, नवनेली ने क्या है यह अवार्ड जीता है। कौन सा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए। और किसको हराया है इन्होंने, ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए। तो भारत को एक और अवार्ड आ जाता, लेकिन यहाँ पर नाकामयाबी हाथ लगी। तो किसने जीता, नवेली ने। ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए तो ऑस्कर का इतिहास देखते हैं। ऑस्कर कब से दिया जा रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी संस्था देती है, कौन से देश में यह होता है, तो ये सब हम देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए, इसको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर जो पुरस्कार है USA, अमेरिका की संयुक्त
राज्य अमेरिका की जो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस है उसके द्वारा जो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, तो कई श्रेणियां हैं, उनमें यह अवार्ड दिया जाता है। यह इसका इतिहास 94 ईयर्स पुराना है। यह कब से दिया जा रहा है? 1929 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। और भारत में पहली बार किसको मिला था? भानु अथैया को मिला था। किसके लिए? यह कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन सी फिल्म के लिए मिला है? गांधी फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। तो 1995 में अकेडमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए 95वां है यह जो अब मिला है। 13 मार्च को इसका क्या है? डिक्लेरेशन हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को क्या है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यह उसका पोस्टर है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो नाम याद रखना है इसको। टोटल 7 अवार्ड मिले हैं इस फिल्म से रिलेटेड। बेस्ट फिल्म, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो किसको मिला है? डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट को, दोनों को मिला है। डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट को, दोनों को किसके लिए? कौन सी फिल्म के लिए इनको मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही इनको अवार्ड मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस मूवी को क्या है? बेस्ट फिल्म का दर्जा मिला है। और जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो भी किसके हैं? इसी मूवी के हैं, डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट। बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर को। कौन सी मूवी के लिए? द व्हेल मूवी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द व्हेल मूवी के लिए किसको मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो ये क्या है? किसको मिला है? मिशेल यो को मिला है। मिशेल यो कौन सी मूवी के लिए? सेम वही मूवी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो नाम ये रट जाना चाहिए अगर कहीं भी पूछा जाए। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के ह्यू क्वेन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही मिला है। नाम आपको याद रखना है, के ह्यू क्वेन। ये कहाँ के हैं? जापानीज हैं। और नेक्स्ट किसको मिला है? ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जैमी ली कर्टिस। ये मेल नहीं है, फीमेल है, तो कंफ्यूज मत होना है फोटो देख के। तो जैमी ली कर्टिस को किसके? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का अवार्ड नवलनी को मिला है। इन्होंने किसको हराया इस अवार्ड में? ऑल डेट ब्रेथ्स को हरा के ये इन्होंने अवार्ड जीता था नवलनी ने, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ये यहाँ पर क्या है? शॉर्ट फिल्म की बात की जा रही है। तो ये किसको मिला है? द एलिफेंट विस्परर्स को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। और इसका हमने बताया है कि ये अनाथ जो मधुमलाई नेशनल पार्क में हाथियों की देखभाल के लिए डॉक्यूमेंट्री है, उसके लिए इसको क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड की बात की जाए तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? ये नाटू नाटू को। कौन सी मूवी है? RRR। ये सब हम बता चुके। डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, अरेंजमेंट किसने किया, लिरिक्स किसके है? चंद्र बोस के। सिंगर कौन है? कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 के दौरान चैडविक बोसमैन को श्रद्धांजलि दी गई और बोसमैन का 2020 में निधन हो गया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर 2023 में बतौर प्रेजेंटर हिस्सा लिया है। अब से पहले अगर बात की जाए तो भारत को कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड मिले हैं एक बार देख लेते हैं। भानु अथैया, ये भानु अथैया हैं। इनको किसके लिए? जो गांधी फिल्म आई थी 1983 में, उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए यह अवार्ड मिल चुका है। किसको? भानु अथैया को।
उसके बाद किसको मिला है सत्यजीत रे को, कब 1999 में। यह दूसरे भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद रसूल पोकट्टी, इनको जो 2008 में आई थी स्लमडॉग मिलियनर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी का अवार्ड मिला था रसूल पोकट्टी को। AR रहमान, इनको स्लमडॉग मिलियनर के लिए ही अवार्ड मिला है। स्लमडॉग मिलियनर कब आई थी, 2008 में आई थी, और उसके लिए इनको क्या है म्यूजिक और सॉन्ग देने के लिए है यह अवार्ड मिला है। कौन सा सॉन्ग था, जय हो। और नेक्स्ट अवार्ड किसको मिला है, ये गुलजार साहब को मिला है। इन्होंने क्या है जो गीत लिखा था स्लमडॉग मिलियनर का, उसके लिए। तो इस क्लिप में हमने जो 95वां ऑस्कर अवार्ड है इसके बारे में डिटेल से बताया है, और इसमें अगर कोई पॉइंट रह गए हैं तो वो वैसे तो कुछ पॉइंट छूटे नहीं हैं, सारे यहाँ पर कवर करा लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक विजुअल इफेक्ट्स का और देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट किसको मिला है, ये अवतार द वे ऑफ वाटर, इसके जिसके निर्देशक जेम्स कैमरून है उसको मिला है। बाकी सब हमने कवर करा लिया है। और यहाँ पर जो प्रेजेंटर थी भारत की तरफ से वो कौन थी, इस बार प्रेजेंटर गई थी दीपिका पादुकोण। और सबसे पहले प्रेजेंटर कौन रही हैं, 1980 में पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा, जो कि ये पहली प्रेजेंटर के रूप में ऑस्कर अवार्ड के मंच पर गई थी। और सेकंड टाइम कौन गई, वर्ष 2016 में दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। तो ये पूरा सारा जितनी इंफॉर्मेशन है ये ऑस्कर के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है लेगाटम स्मृति सूचकांक 2023। यहाँ पर क्या है, विश्व के जो विभिन्न देश हैं इनके स्मृति के स्तरों की तुलना की जाती है कि कितना देश कितना प्रोस्पर है, कितनी समृद्धि पाई है इस देश ने। तो ये इसका क्या है 16वां संस्करण है लेगाटम स्मृति सूचकांक का। और इसको निकालता कौन है, लेगाटम इंस्टीट्यूट ही इसको निकालता है, जो कि किसका है, एक गैर संस्कारी संगठन है ये इंग्लैंड का। यहाँ ये कहाँ पर है, लंदन में है। और कितने देश हैं, 167 देश हैं। इसमें कितने पिलर पर है, ये 3 डोमेन, 12 पिलर, 67 एलिमेंट और 300 संकेतक। ये नहीं याद रखने, इतनी फेमस रिपोर्ट भी नहीं है लेगाटम। कभी आप ये 12 के 12 याद करने बैठ जाओ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस लेगाटम ध्यान रखना। नंबर 1 रैंक किसको मिली है, यहाँ पर डेनमार्क को मिली है, और सूडान को लास्ट रैंक मिली है, साउथ सूडान को, सॉरी 167वीं रैंक है साउथ सूडान की। भारत की रैंक तो सभी में याद रखनी है, लेगाटम में कितनी है, 103वां स्थान मिला है भारत को। और 2022 में क्या था, भारत का 100वां स्थान था। और स्थान भी पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थान सबसे ज्यादा प्रोस्पर है, तो वेस्टर्न यूरोप सबसे ज्यादा प्रोस्पर इस रिपोर्ट में आया है, वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पहली बार कब निकाला गया था, ये 1995 में। और इसके बाद ये हर साल निकाला जाता है, वार्षिक रिपोर्ट है। कौन निकालता है, द हेरिटेज फाउंडेशन इसको क्या है, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। किन किन एरियाज में निकाला जाता है, जैसे रूल ऑफ लॉ और रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड सरकार का आकार कैसा है, मीन से सरकारी खर्चा, कर का बोझ, मतलब सरकार घाटे में चल रही है या फायदे में चल रही है। देन इसके बाद ओपन मार्केट, कितना आज़ादी है बाजार में, कितना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, इसके बारे में ये कंट्रीज की लिस्ट दी जाती है। किसमें इस लिस्ट का नाम याद रखना है, क्या, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इसको कौन निकालता है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का एक थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन। ये इसका नाम याद रखना है, हेरिटेज फाउंडेशन का। ये इसका 29वां संस्करण है। और कितने देश इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया, कितने देशों की लिस्ट आई, 184। और नंबर 1 इसमें किसको मिला, सिंगापुर को मिला। जो फर्स्ट रैंक किसकी है, ये सिंगापुर की है। और भारत को कितनी रैंक मिली है, 131वां स्थान मिला है भारत को।
तो ये भारत की जितनी रैंक आती है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन भारत से ही पूछ लिया जाता है। फर्स्ट और इंडिया, इन दोनों को बस आपको याद रखना है, और लिस्ट को कौन निकालता है ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? पहली बार इसकी पहल की थी यूएसए और यूएई ने, यूएसए और यूएई। तो इन्होंने इसकी पहल की थी द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। और कहाँ पर इसकी पहल की गई थी? COP26 की मीटिंग चल रही थी, कहाँ पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, वहाँ पर इसकी पहल हुई थी। देन इसके बाद फिर इसमें बाकी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया, और इसके बाद इसमें क्या है, भारत ने भी अपना नाम दे दिया। अब टोटल इसमें कितने हैं? अभी जब ये मैगजीन आई है 47 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसको निकालता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इससे संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये कब से जारी किया जा रहा है? 2012 से ही ये जारी किया जाता है। ये इसका क्या है? 11वां संस्करण है। और इसमें नंबर 1 रैंक किसको मिली है इस बार 2023 में? शीर्ष 3 देश हैं, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। यूएसए, यूके और फ्रांस, ये 3 देशों को क्या है, टॉप 3 रैंक मिली है। तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। और भारत की रैंक कितनी है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। और लास्ट 3 देश कौन से हैं? वेनेजुएला सबसे लास्ट रहा है, देन इसके बाद यूएसए, रसिया एंड अल्जीरिया, ये 3 को लास्ट रैंक मिली है। भारत की 55 देशों में से क्या है, 42वीं रैंक है। और एशिया में भारत की 15 देशों में से 12वीं रैंक है। बस आपको ये याद रखनी है, एशिया की नहीं याद रखनी। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। इसको ये 1995 से निकाली जा रही है। कौन निकालता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये रिपोर्ट इसलिए निकाली जाती है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है और कितना भ्रष्टाचार से व्याप्त है कौन सा कंट्री। और हाईली करप्ट और वेरी क्लीन, ये 2 लिस्ट दी जाती हैं। हाईली करप्ट में जिसकी रैंक होती है उसको क्या है, रैंक 0 दी जाती है। और जो क्लीन होती है कंट्री, मतलब जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, उसको रैंक 100 के आसपास दी जाती है, 100 में से। जैसे 95, 90 ये अच्छे देश माने जाते हैं। तो ये इसका 28वां संस्करण था। और फर्स्ट रैंक किसको मिली? डेनमार्क को। डेनमार्क का स्कोर 90 रहा है। और सबसे लास्ट में सोमालिया, जिसका स्कोर 12 रहा है। सबसे करप्ट कंट्री है सोमालिया, जो कि पायरेसी के लिए जाना जाता है। नंबर 1 देश डेनमार्क, फिर फिनलैंड, और देन 3rd रैंक आई है न्यूजीलैंड की। और सबसे करप्ट देशों में सोमालिया, देन सीरिया। सीरिया युद्ध के लिए जाना ही जाता है, आए दिन यहाँ पर युद्ध चलते रहते हैं। और साउथ सूडान, ये भी करप्ट कंट्री में टॉप पर आता है। भारत की रैंक यहाँ पर 40 अंकों के साथ 85वां स्थान है। इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, बीच में है भारत की रैंक। और 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 85 ही थी, 40 ही अंक थे। तो कुछ ना सुधरा है ना ही घटा है, तो भारत स्थिर ही रहा है 2021 में और 2022 में भी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत, यहाँ पर वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। वासेनार एग्रीमेंट, जो कि किससे रिलेटेड है? एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, जो हथियार हैं, हथियारों का कंट्रोल पर, मतलब हथियारों के जो एक्सपोर्ट होता है उस पर रोक टोक के लिए है वासेनार एग्रीमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो नाम दिया गया था, जो नीदरलैंड कंट्री है, उसमें हैग एक जगह है, हैग में एक छोटा सा क्षेत्र है वासेनार, उसके नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। और ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखना है हेडक्वार्टर, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत इसका पार्ट कब बना था? 2017 में इसका सदस्य बना था। चीन इसका सदस्य नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
और भारत अध्यक्ष बना है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है। कुछ और व्यवस्थाएं हैं, नियंत्रण व्यवस्थाएं जो हथियारों से रिलेटेड है, जैसे जेंजर कमेटी है। ये किससे रिलेटेड है? इसको एनपीटी एक्सपोर्टर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या है, वर्तमान में 39 सदस्य हैं। और देन एक और आता है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये भी एक क्या है, परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। वर्तमान में इसमें 48 सदस्य हैं। देन ऑस्ट्रेलिया समूह आता है। ये क्या है, कोई ऑफिशियल मंच नहीं है। 1985 में इसकी स्थापना हुई और 2018 में भारत भी इसका सदस्य बना था। MTCR ये 1987 में बना और भारत इसका सदस्य 2016 में बना था। नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कि ह्यूमन को कितना फ्रीडम है किस कंट्रीज में, उसके बारे में ये इंडेक्स दिया गया है। किसके तहत? पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक, इन तीनों के बेस पर यहाँ पर जो ये इंडेक्स रैंकिंग दी जाती है। जैसे व्यक्तित्व के आधार पर नागरिक और इकोनॉमिक, कितनी स्वतंत्रता है किस देश में, तो उसके बारे में बताया गया है इस इंडेक्स में। कौन इसको जारी करता है? कैटो इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा का है। ये इस इंडेक्स को जारी करते हैं। ये इसका 8वां संस्करण है। हर साल ये निकलती है रिपोर्ट। और नंबर 1 रैंक किसको मिली है? स्विट्जरलैंड को, और सेकंड न्यूजीलैंड, और थर्ड एस्टोनिया को। ये तीनों देश आपको याद रखने। भारत की रैंक कितनी रही है? भारत की रैंक जरूर याद रखनी है। तो भारत की रैंक इसमें 112 रही है। ईरान, नेक्स्ट टॉपिक है ईरान। CSW से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हुआ है, इसके पीछे भी रीजन है। CSW क्या होता है? कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि जो वुमेन की स्थिति किस कंट्री में कैसी है उसके बारे में, उनके स्टेटस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए ये क्या है, एक वैश्विक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब? 1946 में की गई थी। और ये किसका पार्ट है? इकोसोक का, जो कि यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन में भी 6 बॉडीज आती हैं, जिसमें से एक है इकोसोक। UNGA, UNSC ये यहाँ पर नहीं बताएंगे। तो इकोसोक इसका पार्ट है और इकोसोक का पार्ट है CSW। इसमें टोटल कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश यहाँ पर इसमें वर्क करते हैं। और रीजन क्या रहा है? जो ईरान में एक फीमेल थी, क्या नाम है उनका, 22 साल की महसा अमीनी। अब महसा अमीनी को हिजाब, मतलब उन्होंने हिजाब नहीं पहना था या ठीक से नहीं लगाया था। इसको लेकर क्या है, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर वहाँ पर काफ़ी विद्रोह हुआ है और विद्रोह काफ़ी दिन चला। और विद्रोह को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्या है, क्रूर कार्रवाई की। इसीलिए CSW से ईरान को बाहर कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाली जाती है और इसको किसने निकाला है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने निकाला है। IMD के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, ये जो आपके अंदर कौशल है या योग्यता है उसका मूल्यांकन करता है। ये कौन सी संस्करण है? इसका 9वां संस्करण है और इसमें टॉप रैंक मिली है स्विट्जरलैंड को और सेकंड रैंक स्वीडन, थर्ड रैंक आइसलैंड को। भारत भी टैलेंटेड की सूची में क्या है, भारत को 63 में से 52वां स्थान मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और ये अवार्ड मिला है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले
रसिया और यूक्रेन में युद्ध चला था और किस तरह से उन्होंने रसिया को हैंडल किया, उसके लिए उनकी काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर सराहना हुई है कि इतना बड़ा कंट्री से इतना छोटा सा कंट्री कैसे टक्कर ले पाया, कैसे इसको झेल पाया। इसके लिए व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। ये वर्ष 2022 के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो जो ये जेलेंस्की साहब हैं, ये यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति बने 2019 में। उससे पहले ये एक कॉमेडियन हुआ करते थे। और किस लिए मिला है, इन्होंने कैसे हैंडल किया था इस युद्ध को, उसके लिए मिला है। बस नाम याद रखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की। कुछ और अवार्ड हैं जैसे हीरोज ऑफ द ईयर या द वुमेन ऑफ ईरान को मिला है। अभी हमने बताया था वुमेन के बारे में, जो वो ईरान की वुमेन है उनको हीरोज ऑफ द ईयर बोला गया है। जो अमीनी थी उनके लिए विरोध किया है उन्होंने, महसा अमीनी के लिए। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये ब्लैक पिंक जो कि के पॉप बॉन्ड है, कहाँ का बैंड है, साउथ कोरिया का, उसको मिला है। एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज को, अमेरिकन बेसबॉल खिलाड़ी है। आइकन ऑफ द ईयर मिशेल यो को, ये इनको क्या है मलेशियाई अभिनेत्री हैं और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ये ग्रेगरी रॉबिन्सन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम को मिला है। और ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गायटन जो कि अमेरिकन सिंगर है, उनको मिला है। यहाँ पर फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है। और ये फोर्ब्स मैगजीन में क्या है, इसका ये 19वां वार्षिक संस्करण है। इसमें टॉप जो मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है, ये जो ईयू की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि जर्मनी की है, उनको मिला है। देखिए यहाँ जर्मनी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यूपीपीसीएस में पूछा गया है नागोजी ओंकाजाइवेला कौन सी कंट्री से हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष रही हैं, शायद अभी भी हैं। तो उनके कंट्री पूछ लिया था, इसीलिए यहाँ पर जर्मनी लिखा गया। उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की हैं, ईयू की प्रेसिडेंट हैं, इनको फर्स्ट रैंक मिली है। क्रिस्टिना लेगार्ड जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं, उनको सेकंड रैंक। और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनको थर्ड रैंक मिली है। तो इसमें बाकी नाम और याद नहीं रखने, भारत की कौन कौन है वो नाम जरूर याद रखने। 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। और 6 महिलाएं कौन कौन सी हैं, निर्मला सीतारमण को 36 रैंक मिली है और लगातार उन्होंने चौथी बार इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। उसके बाद फिर रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको 53वीं रैंक मिली है, जो कि HCL टेक की चेयरपर्सन है। उसके बाद सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बूच, उनको 54th रैंक मिली है। आप रैंक याद मत रखना, बस नाम याद रखना। निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, माधवीपुरी बूच, सोमा मंडल जो कि सेल की अध्यक्ष हैं, और किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं। और ये नायका जो कि नायका की CEO फाल्गुनी नायक को भी मिला है। ये 6 नाम आपको याद रखने, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, माधवीपुरी बूच, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर। देन इसके बाद वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ये क्या है, किसके द्वारा निकाला जाता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट निकाली जाती है 2022 की। और ये साल में 2 बार निकाली जाती है, कब, जून और दिसंबर, 2 बार ये निकाली जाती है, 6 महीने में 1 बार। तो 72 शहरों को यहाँ पर रैंक प्रदान की गई है। ये रैंक किस लिए निकाली जाती है कि कौन सा शहर कितना कॉस्टली है और किस शहर कौन सा सबसे सस्ता है। तो सबसे महंगा शहर है यहाँ पर EIU के अनुसार सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर हैं। और लेकिन बेस सिटी के रूप में चिन्हित जो रैंक मिली है वो किसको मिली है, न्यूयॉर्क शहर को। कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में न्यूयॉर्क नंबर 1 रहा है। और यहाँ पर अगर कोस्टली शहर देखा जाए तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे रहे हैं। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क को आपको याद रखना है। सबसे सस्ता शहर कौन सा रहा है, दमिश्क रहा है, जो कि कहाँ पर है,
सीरिया में है, सबसे सस्ता है। यहाँ पर कोई रहना भी पसंद नहीं करेगा, पता लगा कब बॉम्ब गिर गया, और इससे अच्छा तो कहीं और ही रह लो। तो इसलिए यहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। भारत के जो शहर हैं बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सबसे सस्ते शहर 10 शहरों में सूचीबद्ध किए गए हैं। बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, चेन्नई और अहमदाबाद। नेक्स्ट टॉपिक है भारत GPAI का अध्यक्ष बना है यहाँ पर, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी स्टेक होल्डर पहल है, और यहाँ पर क्या है, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम में ही दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रिलेटेड है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये लिस्ट दी जाती है। इस लिस्ट में कौन कौन नंबर 1 आया है? तो GPAI का सचिवालय कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में। और इसमें OECD ये भी शामिल है, OECD और एक और ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें OECD है एंड यूनेस्को है। ये क्या है, ये ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 15 संस्थापक सदस्य हैं इसके, जिसमें से 14 कंट्रीज नाम नहीं याद रखने हैं, और OECD ये हैं, और परमानेंट ऑब्जर्वर यहाँ पर यूनेस्को भी इसका पार्ट है। तो भारत इसका सदस्य है या नहीं है ये पूछ लिया जाएगा, तो इंडिया इसका पार्ट है। और ये तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? ये आयोजित हुआ टोक्यो, जापान में। और भारत ने यह अध्यक्षता अब किससे ली है? यहाँ पर फ्रांस से ग्रहण की है। फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की थी, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 3 शिखर सम्मेलन हुए, पहला 2020 में मॉन्ट्रियल कनाडा में, दूसरा फ्रांस पेरिस में 2021 में, तीसरा टोक्यो जापान में 2022 में, और 23 के लिए अध्यक्ष चुना गया है भारत को। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। यहाँ पर सूचकांक निकाला गया है। ये कब से निकाला जा रहा है? वर्ष 2005 से, और 14 संकेतक में डिवाइड करके ये इंडेक्स निकाला जाता है। जैसे इसमें 4 श्रेणियां हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग कितना हो रहा है, और जलवायु नीति किस देश की कैसी है। इसको निकालता कौन है? जर्मन वॉच, कैन एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। ये इसका 18वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। इस लिस्ट में टॉप 3 देशों में कोई नहीं आया है, क्योंकि कोई भी जो क्राइटेरिया था उस पर खरा नहीं उतरा है। जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 पॉइंट मतलब 1.50 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए बोला गया था, इसमें कोई भी देश नहीं आया है। टॉप 3 में किसी ने भी रैंक नहीं बनाई है। 4th रैंक जो मिली है वो डेनमार्क को मिली है। तो टॉप स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को 4th रैंक, और ईरान को इस लिस्ट में सबसे न्यूनतम स्कोर मिला है, और 63वां स्थान किसका है? ईरान का। भारत की रैंक इसमें क्या रही है? अच्छी रैंक रही है, भारत को 8वां स्थान मिला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 है। इसको कौन निकालता है? इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा यह निकाली जाती है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, यहाँ पर टैलेंट को देखा जाता है कि कितना टैलेंट है। ये इसका 9वां संस्करण है इस ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का। और इस बार की थीम क्या रही है इसका? द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वालिटीज। यहाँ पर पूरा नाम याद नहीं रखना है, टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट याद रख लो, इससे ही आप यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम मिलेगा, आपको बस टिक करना है और मार्क गेन करने हैं। देन GCTCI, यहाँ पर भारत की स्थिति क्या है? भारत को पहले टॉप 5 देश देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, USA और स्वीडन, ये टॉप 5 देश हैं। और GTCI में जो टॉप 5 मतलब लोएस्ट 5 देश हैं वो कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
इथोपिया, अंगोला, माली और चाड तो सबसे पीछे है, 133वां स्थान है चाड का। भारत की स्थिति 101वीं रैंक है भारत की, ये भी याद रखना है। भारत के 8 शहरों को यहाँ पर इसमें जगह मिली है, ये 8 के शहर नाम याद नहीं रखने हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक यहाँ रिश्वत से रिलेटेड है। 4 कारकों पर के आधार पर जो देशों को रैंक दी जाती है, और वो 4 कौन कौन से? बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी, देन इसके बाद एंटी ब्राइबरी डिटरेंस एंड एनफोर्समेंट एंड कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द मीडिया। इनमें लिस्ट निकाली जाती है, 1 से 100 के बीच में रैंक दी जाती है। और इस सूचकांक में क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 4 देश कौन से हैं? नंबर 1 रैंक मिली है इसमें नॉर्वे को, लास्ट रैंक मिली है किसको? नॉर्थ कोरिया को। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 86 है, और 2021 में भारत को 82वां स्थान मिला था। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर ये खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।